अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम फार्मूला सीरीज़ में पार्ट नंबर 51 पढ़ेंगे और आज हम हार्टले और कॉल्पिट ऑसिलेटर्स के बारे में हमने कुछ बातें करनी हैं। तो यहाँ जो एक नॉर्मली जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ जो एक सर्किट मैंने बनाया है, ये एल सी सर्किट था। आज से पहले तो हमने जो ऑसिलेटर्स किए उनके अंदर आर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था और इसके साथ साथ वीन ब्रिज ऑसिलेटर था। जिन दोनों के अंदर हमने आर सी नेटवर्क को इस्तेमाल किया था फीडबैक के लिए। और उसके साथ फायदा भी ये हुआ कि हमें ज्यादा सारे नेटवर्क लगाने पड़ते थे ताकि 60 डिग्री का हम फेज शिफ्ट इकट्ठा करके 180 डिग्री करके फिर 180 डिग्री ट्रांजिस्टर का लेकर फिर 360 मुकम्मल हो जाता था। तो यहाँ पर जो है जरा आसानी है, ज्यादा लंबा चौड़ा सर्किट नहीं है, ये एलसी सर्किट है यहाँ पर लगा हुआ। और एलसी सर्किट को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से कि आप इसे यहाँ पर एक हम लगा देते हैं, एसी सोर्स लगा देते हैं यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि यहाँ पर आप लगा दें, एक अदद स्विच लगा दें। स्विच को आप ऑन जैसे ही करेंगे हमारा जो कैपेसिटर है सबसे पहले ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब इसको ऑफ कर देंगे तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा और इसकी मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना वो बनती जाएगी। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी बन जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सारी की सारी वो कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी में और फिर ये वापस जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। ये एनर्जी का एक्सचेंज जो है ना वो शुरू हो जाएगा। जब ये खाली होना शुरू होगा तो ये इसको फिल होना शुरू हो जाएगा, ये दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती जाएगी, फिर वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो फ्रीक्वेंसी डेवलप करता है और यहाँ पे जो हमें चीज मिलेगी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है 1/2 पाई एल सी अंडर रूट में आता है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में जो चीज आएगी वो एल और सी का ही रोल है, क्योंकि 2 पाई जो है दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो एल इंडक्टर और सी जो है वो कैपेसिटेंस है, एल इंडक्टेंस है। इन दोनों की वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो डिपेंड कर रही है। तो अगर हम देखें तो एल इंडक्टर है, इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हो रही हैं जिसे हम एलसी ऑसिलेशंस का नाम भी देते हैं। तो इस ऑसिलेशंस की वजह से ही वहां फ्रीक्वेंसी ने बनना है। तो ऑसिलेटर का काम क्या है, एक साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सिग्नल जो है वो डेवलप करना, बाज़ औक़ात हाई फ्रीक्वेंसी का, बाज़ औक़ात लो फ्रीक्वेंसीज का। तो यही फॉर्मूला जो है ना वो हम यहाँ पर लगाएंगे और इसी फॉर्मूले की तरह के हार्टले और कॉल्पिट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को भी हम फाइंड आउट कर सकेंगे। यहां मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ एक ऑसिलेटर बनाया है। ये हार्टले ऑसिलेटर भी है, कॉल्पिट ऑसिलेटर भी है, क्योंकि हमने इम्पीडेंसेस जो यहाँ लगाई हैं उनको डिफाइन नहीं किया। जब हम इनको डिफाइन कर लेंगे तो हार्टले का भी पता चल जाएगा और कॉल्पिट का भी पता चल जाएगा। तो Z1 Z2 Z3, Z2 और Z3 को मैंने कैसे लगाया है, मैंने सीरीज में लगाया है और Z2 और Z3 के बिल्कुल जो है पैरेलल मैंने Z1 को लगाया है। अब याद रखें कि Z1 जो है अगर ये है कैपेसिटर और Z2 जो है वो इंडक्टर है और Z3 भी इंडक्टर है, तो इसका मतलब है ये वाला कॉम्बिनेशन हमने यहां पर लगाया हुआ है, ये L1 इसे L2 और इसको आप C का नाम देंगे। तो ये कौन सा ऑसिलेटर हो गया, ये हार्टले ऑसिलेटर है। इसका मतलब है कि ये हार्टले ऑसिलेटर की बात हो रही है। लेकिन अगर Z1 जो है वो क्या है, वो एक इंडक्टर है और Z2 जो है वो कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटर है, तो यहां पर ये जो होगा ये कॉल्पिट ऑसिलेटर होगा। तो ये कॉल्पिट ऑसिलेटर मैंने बनाया है, ये C1 है, ये C2 है और यहां पर इंडक्टेंस L मौजूद है। तो याद रखने का आसान तरीका है कि जी कॉल्पिट जो है वो सी से चूंकि शुरू हो रहा है तो इसके अंदर दो सीज होंगे, यानी तीन कंपोनेंट्स लगेंगे इसके साथ बीटा नेटवर्क के अंदर। या तो दो इंडक्टर होंगे और एक कैपेसिटर होगा या दो कैपेसिटर और एक इंडक्टेंस होगी। तो हार्टले और कॉल्पिट में सिर्फ यही फर्क है बस जरा सा कि जी यहाँ दो इंडक्टर है तो यहाँ पर दो कैपेसिटर्स हैं। तो याद रखने का आसान तरीका ये है कि कॉल्पिट सी से शुरू होता है तो उसके अंदर दो जो है वो कैपेसिटर्स होंगे और एक जो है वो इंडक्टर होगा।
अब ये जो सारे का सारा नेटवर्क है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बना रहा है, और यहाँ जो सिग्नल हम दे रहे हैं वो इन्वर्टिंग इनपुट पर दे रहे हैं, लिहाजा वहां भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है ना वो बनता है। तो 180 टोटल जो है वो 360 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है ना वो यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस तरह से जो सिग्नल जो है वो रिवर्स इन्वर्ट नहीं होता, हमें बिल्कुल उसी तरह का एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है जिस तरह का हमने इनपुट देना है। अब हमने यहां पर देखना है कि जो कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर बनाए हैं हार्टले के और कॉलपिट के, इसमें दो एल्स हैं। इसका मतलब होगा कि या तो ये वाला जो एल है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगी, अगर तो यहां दो हैं हार्टले के लिए ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कहलाएगी, सॉरी, और एक यहाँ है जो है यहाँ पर वो कैपेसिटर है। लेकिन अगर ये कॉलपिट ऑसिलेटर है तो फिर भी यही फॉर्मूला जो है वो काम करेगा, बस सिर्फ ये होगा कि उस सूरत के लिए जो सी है ना इसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम देंगे अगर ये दो है, अदरवाइज ये जाहिर है कि एक ही होगा, एक इंडक्टर है। एलसी सर्किट की जिस तरह यहां पर जिसको हम टैंक सर्किट का नाम भी देते हैं, टैंक सर्किट इसको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये इसने चार्ज को जखीरा करना है, तो टैंक का मतलब होता है जखीरा करना। तो टैंक सर्किट का मतलब है कि इसने चार्ज को ज्यादा सारा, दोनों डिवाइसेज हैं जो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो चार्ज को जखीरा ज्यादा किया जा सकता है, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा यहाँ पर होगी, तो उसे इसलिए टैंक सर्किट का नाम दिया जाता है। इस एलसी सर्किट और इस एलसी सर्किट का जो वर्किंग है इन दोनों की एक जैसी है। यहां पर एल ने एनर्जाइज करना है C1 और C2 दोनों को, यहां इस सी ने एनर्जाइज करना है L1 L2 दोनों को, लिहाजा एक तरह से जो है ना वो काम करेंगे। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस आता है हार्टले में और कॉलपिट ऑसिलेटर में, कि हार्टले जो है ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए भी काम कर सकता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो है जी कोई 20 किलो हर्ट्ज से लेकर तो 30 मेगा हर्ट्ज तक इसकी रेंज है। और अगर हम इन दो इंडक्टेंसेस को ज्यादा हाई वैल्यू की अगर रख लें तो फिर हम इससे भी लोअर जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी हार्टले ऑसिलेटर को काम में ला सकते हैं। लेकिन जो कॉलपिट ऑसिलेटर है ये बहुत खूबसूरत साइनोसॉइडल सिग्नल जो है ना वो बनाता है, और इसकी जो है 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर तो कोई 60 मेगाहर्ट्ज तक की इसकी रेंज है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल इसने जनरेट करना है। तो लिहाजा हम कॉलपिट को इसलिए और हार्टले को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो दरमियान में जो हमने एरो बनाया है ये असल में टैप्ड किया हुआ है, यानी यहां पर टैप्ड इंडक्टेंसेस इस्तेमाल हुई हैं, हम लफ्ज यूज करते हैं टैप्ड। जैसे कभी आपने रेक्टिफिकेशन में फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो डायोड्स लगे हो, साथ ट्रांसफार्मर लगा हो, तो वहां आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं। इसी तरह ये भी टैप्ड इंडक्टेंसेस जो हैं वो यहां पर यूज की गई हैं, तो इनको हम इसी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह जो यहां पर जो इंडक्टेंसेस है हम उसको टैप्ड कैपेसिटेंसेस जो है ना वो इनको बोलेंगे कि ये कैपेसिटेंसेस जो है वो क्या है, वो टैप्ड है। और इसी तरह यहां पर जो मैंने सर्किट बनाया है ये एक बीजेटी मैंने लिया है, इट इज बीजेटी। इसकी जगह पे आप एफईटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एलसी सर्किट है वो तो खाली यहां पर है, ये एल है, ये C1 है, इट इज C2, ये जो है डायमीटर के साथ है लिहाजा ये RE होगी, ये CE बाईपास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसको आप R1 इसको R2 का नाम देते हैं, ये RC है। तो ये सारे का सारा, और यहां पर आपने VCC जो है ना वो अप्लाई करना है। तो यहां से हमने कुछ इनपुट आउटपुट जो है वो एज एन इनपुट जो है ना वो यहां पर देनी होती है, और ये कॉलपिट ऑसिलेटर बनाया है और ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म जो है ना वो बनाता है। तो ये अगर मैं बहुत नैरो नैरो बनाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि ये हाई फ्रीक्वेंसी जो है ना वो जनरेट कर रहा है। अब इसी तरह जो इंडक्टेंसेस लगी हुई हैं यहाँ पर, तो इंडक्टेंसेस की वैल्यूज जो होंगी वो जो ये Z1 है इसको हम JX1 बोल देंगे, इसकी वैल्यू को। Z2 जो है इसके लिए हम JX2 बोल देंगे, और Z3 जो है इसके लिए हम JX3 जो है वो यूज करेंगे। तो अगर तो ये Z1 जो है अगर वो कैपेसिटर है तो JX1 जो होगा ये आ जाएगा -1/ωc, हम इसको पुट करेंगे।
अगर ये इंडक्टर है जैसे ये, तो हम इसके लिए फिर इसको हम पुट करेंगे जी ओमेगा एल जो है वो पुट करेंगे इसके लिए JX3 के लिए। तो JX1 JX2 अगर दोनों कैपेसिटर्स हैं, जैसे ये एक कैपेसिटर है ये इंडक्टर है, तो हम इस तरह से ओमेगा एल, और अगर कैपेसिटेंस है तो फिर -1/ओमेगा c जो है ना वो यूज करेंगे। अब हमने करना क्या है कि मैं इसको सारे को इरेज करूंगा, और इरेज करने के बाद कुछ मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो डेवलप करना है हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर दोनों के लिए। तो दोनों के लिए सेम तरह का जो है वो मैथमेटिक्स होगा, सिर्फ एक जरा सा लास्ट पर जाकर हमने डिफरेंस जो है ना वो रखना है। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया जहां हम लगाएंगे, तो वहां चूंकि ये कैपेसिटर्स अलग हैं, वो इंडक्टर्स अलग है लगे हुए हैं, तो वहां से एक फ्री जो फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, और दोनों की अलग 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 जो है फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम वहां पर डेवलप करेंगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स है पीछे वो सारा एक तरह का होगा। तो एक ही वीडियो के अंदर हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब मैं इसे इरेज करके तो इसकी जगह पे नई चीज लाता हूं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमने यहाँ करना है। तो आपने जैसे देखा था मैंने यहाँ एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है बाय यूजिंग बीजेटी। तो Z2 Z3 बोथ आर इन सीरीज, तो मैंने लिखा Z2 और Z3 जो है वो सीरीज में है, और Z1 जो है वो इन दोनों के साथ पैरेलल जो है ना वो लगी हुई है। तो Z2 विद Z3 दे आर पैरेलल विद Z1। तो इनकी जो कंबाइंड जो इंपेडेंस होगी वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, Z2 प्लस Z3 हो जाएगी, और जब हम इसको पैरेलल लेंगे Z1 के साथ तो फिर ये बड़ी आसानी के साथ ये चीज आ जाती है। फीडबैक गेन जो है वो क्या है, वो बीटा है, और बीटा होता है VF ओवर V आउट। अब VF की जो वैल्यू है वो आपको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि ये जाहिर है कि Z2 के अलॉन्ग मिल रही है ना, तो Z2 ओवर Z2 प्लस Z3 जो है ना वो यहां से निकल आएगी। तो V0 साथ है, V0 यहाँ पर है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बाकी बीटा फैक्टर जो है वो Z2 ओवर Z2 प्लस Z3 जो है ना वो रह जाता है। तो बाज़ औक़ात एग्जाम के अंदर सिर्फ बीटा को भी यानी फीडबैक फैक्टर को भी कैलकुलेट करना जो है ना वो आता है, तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया कि ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है बाय यूजिंग बीजेटी, और एफएडी को यूज करके भी आप इस तरह का सर्किट जो है वो क्या बना सकते हैं। तो ये उसकी एक शाख जो है वो Z1 से मैंने ली है, आर आउट आउटपुट की रेजिस्टेंस है, साथ में Z1 है, ये AV नॉइज है, इसी तरह से हमने लिया। तो V आउट जो है वो यहां से फिर मैंने कैलकुलेट किया, इट वुड बी ZL, और कंबाइंड जो इसकी इंपेडेंस होगी वो सारी टोटल प्लस ZO और AV नॉइज के इक्वल होगा। तो यहां से गेन ऑफ द एम्पलीफायर जो है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गेन ऑफ द एम्पलीफायर इसी तरह से आएगा, और वो क्या है V आउट ओवर V नॉइज जो है, V आउट ओवर V नॉइज जो है वो एम्पलीफायर गेन है, तो A इज इक्वल टू ZL ओवर ZL प्लस RO A इंटू AV जो है ना ये बनेगा। अब यहाँ हमने बार्कहाउसेन क्राइटेरिया जो है वो लगाना है, और बार्कहाउसेन क्राइटेरिया के मुताबिक A डॉट बीटा जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू 1। लिहाजा A की ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, और बीटा की ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, ये मुझे वहां पर पुट अप करनी है। इसके बाद जो ZL ये वाली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली है, ये भी मुझे यहां पर पुट करनी है, क्योंकि यहाँ ZL भी आ रहा है, तो वो ZL ये वाला मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो ये छोटा सा मैथमेटिक्स है, उम्मीद है बड़ी आसानी के साथ आप A डॉट बीटा तक यहाँ तक पहुंच जाएंगे, A बीटा तक यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ मैंने क्या किया है कि Z1 की जगह पे JX1 जो हमने प्रीवियसली लिखा था, Z2 की जगह पे JX2 और AV की जगह पर AV लिखा है। फिर इसी तरह Z2 प्लस Z3 है तो JX2 प्लस JX3 हो जाएगा, Z1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो JX1 आ जाएगा, इसी तरह RO है, और JX1 JX2 JX3 है। अब आप देखिए J डॉट J कितना होता है, J डॉट J जो होगा वो यहाँ पर बनेगा -1, क्योंकि J होता है -1 का अंडर रूट, जैसे आयोटा होता है। तो यहाँ भी J जो है वो जो कॉमन बाहर निकलेगा तो इस J के साथ माइनस, तो ये वाला माइनस साइन इस वाले माइनस साइन के साथ वैसे ही कट जाएगा, लेकिन यहां से J जो है वो कॉमन होकर बाहर आ जाएगा।
अब ये ए बीटा जो है वो इसकी ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर हमें पता है कि जो बीटा फैक्टर होता है इसके पास कोई इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं होता, लिहाजा इस फैक्टर को जीरो होना चाहिए। लिहाजा हम उस फैक्टर को यहां पर लेकर जीरो कर लेते हैं, और वो उधर चलकर जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये वो रिलेशन है जिससे आगे यानी यहां तक हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर की कैलकुलेशन सेम है। इसके बाद क्योंकि यहां पर क्या होगा, x1 जो होगा दैट इज द रिएक्टेंस ऑफ दिस वन। यहां पर अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो वो इंडक्टर हो जाएगा इसका, यहां पे हम ओमेगा एल लिखेंगे। और यहां पर x2 और x3 है, तो x2 और ये x3 मिल गए हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, अगर हमने कॉलपिट ऑसिलेटर लिया है तो यहाँ -1 ओवर ओमेगा सी -1 ओवर ओमेगा सी इक्वल टू जीरो, वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम। और अगर हमने हार्टले को इस्तेमाल करना है तो जाहिर है कि फिर दो इंडक्टर होंगे, एक कैपेसिटर होगा, तो उसके हिसाब से फिर हमने इसको आगे चलाना है। तो इसको इरेज करके तो फिर हम कॉलपिट और हार्टले दोनों ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल जो चीज़ हमने यहाँ करनी है, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया गया, उसके लिए यही इक्वेशन जो हमने पहले डेवलप की थी कि तमाम इम्पीडेंसेस का सम जो है ना वो जीरो होगा। तो ये हार्टले ऑसिलेटर के लिए, ये कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए इसको किया गया है। तो बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स है कि हार्टले के अंदर क्या था कि जी हमारे पास दो इंडक्टर्स थे और एक कैपेसिटर था। तो ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 -1 ओवर ओमेगा C3 जो है ना वो इसके लिए लिया गया। और उसके बाद ओमेगा यहां से कॉमन निकाला गया, फ्रीक्वेंसी निकल आई। L इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये इंडक्टर्स जो होते हैं इनको अगर हमने सीरीज में लगे हो तो ये आम तरह से जमा हो जाते हैं, यानी इनका रेजिस्टेंस वाला ही हिसाब है। लेकिन अगर आप डिटेल में कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मेरे पास जो मेरे YouTube चैनल की जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया हुआ है, कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया अलग वीडियो में, और इंडक्टर्स का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो अलग से सॉल्व किया हुआ है। वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इसके साथ 2m लिखेंगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लेंगे। यानी अगर हमारे पास इंडक्टर्स जो है वो अलग अलग नहीं है, हमने उनको म्यूचुअली इंडक्शन जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके अगर बनाकर इस्तेमाल किया है तो फिर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर में देखेंगे तो दो कैपेसिटर्स होते हैं और एक वहां इंडक्टर होता है, इसीलिए मैंने इसको -1 ओमेगा C1 -1 ओवर ओमेगा C2 प्लस ओमेगा L3 लिखा। इसको सॉल्व किया तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना वो निकल आई। तो फ्रीक्वेंसी का जो मेन फॉर्मूला है वो आप समझ रहे हैं कि वो यही फॉर्मूला है, सिर्फ उसके अंदर जो इंडक्टर है या कैपेसिटर है, मैंने पहले भी बताया कि इसे L इक्विवेलेंट लेना है। अगर आपने हार्टले ऑसिलेटर को इस्तेमाल किया तो जाहिर है दो इंडक्टर्स होंगे वहां, तो ये हार्टले के लिए होगा। लेकिन अगर C है वहां पर दो C's यूज किए गए हैं तो फिर C इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, और ये कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए आपने इस्तेमाल करना है। ये हार्टले के लिए इस्तेमाल करोगे और ये कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ जो C इक्विवेलेंट है वो किस तरह से निकाला है ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये चीज बनी हुई मिल जाएगी। तो ये था हमारा हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर और पार्ट नंबर 51। तो डॉक्टर जावेद को अब इजाजत, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे और अपने आप को आप इस मुजी बीमारी से बचाए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।